एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एंथ्रोवड्डा। इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे सिलेबस की चैप्टर 9.7 को, विच इज ऑन इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। इकोलॉजी टर्म सबसे पहले 1866 में अर्नस्ट हैकल ने दी थी। इकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, इको एंड लॉजी। इको वर्ड इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और लॉजी वर्ड जहां पर भी आता है तो वो स्टडी से रिलेटेड होता है, इसलिए इकोलॉजी का मतलब होता है इन्वायरमेंट की स्टडी। तो अर्नस्ट हैकल ने इकोलॉजी के कंसेप्ट की स्टार्टिंग करी थी। फिर ह्यूमन इकोलॉजी का कंसेप्ट धीरे धीरे विद टाइम इवॉल्व हुआ, जहां पे हम इन्वायरमेंट ह्यूमन को किस तरीके से इंपैक्ट डालता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ह्यूमन इकोलॉजी को दो पर्सपेक्टिव से स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ह्यूमन बीइंग को कल्चरली भी इंपैक्ट डालता है। एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन खुद को कल्चरली अडेप्ट करता है, कल्चरली इवॉल्व करता है, इसलिए कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा जाता है। प्लस ह्यूमन बीइंग में विद टाइम इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते करते बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जो फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी हो सकते हैं, जेनेटिक लेवल पे भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल इकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी ह्यूमन इकोलॉजी को पढ़ा जाता है। कल्चरल इवोल्यूशन के कंसेप्ट की स्टार्टिंग हुई थी जूलियन स्टीवर्ट के द्वारा। जूलियन स्टीवर्ट ने 1950 में कल्चरल इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने मल्टीलीनियर थ्योरी ऑफ कल्चरल इवोल्यूशन दी थी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसने ह्यूमन बीइंग का कल्चरल इवोल्यूशन के वेरियस पर्सपेक्टिव्स दिए थे कि ह्यूमन बीइंग अपने इन्वायरमेंट के साथ इवॉल्व करने के लिए किस तरीके से वेरियस तरह से यहाँ पे अपने कल्चर में इवोल्यूशन करता है। तो ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करता है और अपने कल्चर को इवॉल्व करता है विद टाइम। और इसके जो मेजर जो फाउंडर थे, मेजर जो सपोर्टर्स थे इसके, दैट वर जूलियन स्टीवर्ट एंड रॉय रैपर्ट। ये दोनों ही साइंटिस्ट ने इस फील्ड में अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया था। देन बात करते हैं अबाउट द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसके ऊपर हमारा ये चैप्टर मेनली है। इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ये क्या स्टडी करता है? अब इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी ह्यूमन की स्टडी से रिलेटेड होता है, और इकोलॉजी वर्ड मैंने आपको बताया ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है, इसलिए ये स्टडी करता है ऑफ द रिलेशनशिप अमंग द पॉपुलेशन डायनेमिक्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब ह्यूमन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ह्यूमन के जितने की पर्सपेक्टिव्स होंगे, उनको इन्वायरमेंट के साथ रिलेट करके पढ़ना इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का मेन थीम हो गया। The study of the relationship among the dynamics, social organization, culture of the human population and the environment। तो ह्यूमन पॉपुलेशन के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कल्चर, उसको एनवायरमेंट के साथ लिंक करना इज द मेन थीम बिहाइंड द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। फिर देखते हैं मेथड्स ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। द रिसर्च स्ट्रेटेजी ऑफ द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज टू स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं? हम बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा कोल्ड एरियाज में सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हॉट एरियाज में सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा रेनी एरिया में सर्वाइव नहीं कर सकते, हम हाइट पे बहुत ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हम इन कंडीशंस में, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, और ह्यूमन बॉडी का, अब जैसे हम टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है वो एक टेंडेंसी रखता है कि वो ऑल थ्रू वो सेम रहे। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जब सेम रहता है, तो एक्सटर्नल टेम्परेचर में एक्सट्रीम चेंजेस को ह्यूमन बॉडी अडेप्ट नहीं कर पाती। तो इसको हम कहेंगे ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, या फिर सोशल कंस्ट्रेंट्स जो भी ह्यूमन के पास प्रेजेंट होते हैं और वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अपने आप में इस तरीके के चेंजेस करेगा कि वो इन एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट कर सके और इन कंडीशंस में सर्वाइव कर सके। एक थिंकर है जिनका नाम है क्लिफर्ड ग्रीड्स। He was the first anthropologist to argue for the ecosystem as a viable unit of analysis in cultural anthropology। तो cultural anthropology का concept with time evolve होता रहा। सबसे पहले सीधे सीधे cultural anthropology का concept नहीं आया था, सबसे पहले हमारे पास ये cultural evolution का concept आया था, जिसको जूलियन स्टीवर्ट ने दिया था। विद टाइम हमारे पास, क्योंकि हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से ज्यादा पढ़ने लगे थे कि इन्वायरमेंट में चेंजेस से ह्यूमन बीइंग में किस तरह के चेंजेस आते हैं, तो हमारे पास कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का कंसेप्ट भी यहाँ पे एमर्ज हो गया था। फिर कल्चरल इकोलॉजी की बात करते हैं, क्योंकि हम इसका स्कोप पढ़ रहे हैं हमारी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। तो फर्स्ट हम देखते हैं कल्चरल इकोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है इकोलॉजी वर्ड इन्वायरमेंट के लिए होता है और कल्चरल वर्ड कल्चर से रिलेटेड होगा। मतलब इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से, इन्वायरमेंट से कोप अप करने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट करने के लिए ह्यूमन बीइंग में कल्चर में किस तरीके से चेंज आती है, उससे ये हमारी ब्रांच डील करती है। तो जूलियन स्टीवर्ट सेज दैट सम डोमेन्स ऑफ द कल्चर हैव द स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इन्वायरमेंट, उसको बोला जाता है कल्चरल कोर। तो कल्चरल कोर वो एलिमेंट है कल्चर का जिसका इन्वायरमेंट से डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कुछ एक डोमेन हो सकते हैं जिसका इनडायरेक्ट रिलेशन है, उनको बोला जाता है सुपर स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास दो चीजें आ गई,
डायरेक्ट रिलेशन जब इन्वायरमेंट का होगा कल्चर के साथ तो वो कल्चर कोर होगा, वो कल्चर का पोर्शन। एंड जो सेकंड पोर्शन होगा जिसका डायरेक्ट रिलेशन ना होकर इनडायरेक्ट रिलेशन होगा, दैट इज सुपर स्ट्रक्चर। फिर स्कोप की अगर बात करें तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस एंथ्रोपोलॉजिकल ब्रांच में, दैट इज बायोलॉजिकल अडेप्टेशंस। ह्यूमन बीइंग वेरियस इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे हमारा हीट, कोल्ड, हाइट जैसे फैक्टर्स के साथ अपने आप को बायोलॉजिकली भी वेरियस मेथड्स के थ्रू अडॉप्ट करता है, जो हम इस लेक्चर में फर्दर पढ़ेंगे। थर्ड है हमारी एथनो इकोलॉजी। ये भी बताती है कि हाउ पीपल प्रिजर्व एंड अंडरस्टैंड द नेचर अराउंड देम एंड हाउ पीपल यूज दिस नॉलेज टू नो अबाउट द सराउंडिंग। मतलब ह्यूमन बीइंग अपने सोसाइटी के वेरियस फैक्टर्स में किस तरीके से सराउंडिंग्स के हिसाब से चेंजेस करता है। इस ब्रांच का एम क्या है? इट्स एम इज टू प्रोवाइड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ पीपल परसीव देयर एनवायरनमेंट एंड ऑर्गेनाइज देम दीज परसेप्शंस। फिर बात करते हैं कि आज के टाइम में क्या सिग्निफिकेंस है इस ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, दैट इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। आज क्या सिग्निफिकेंस है? क्योंकि हमारे पास क्लाइमेट चेंज हो रहा है और चेंजिंग क्लाइमेट चेंज के साथ हमें, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें क्लाइमेट चेंज के साथ खुद को मिटिगेट भी करना पड़ेगा, और मिटिगेशन हमारे पास इतना ज्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारी वेरियस रिक्वायरमेंट्स की वजह से हम क्लाइमेट चेंज को होने से बहुत हद तक रोक सकते हैं, बट हम इसको कंप्लीटली निग्लेक्ट नहीं कर सकते। क्लाइमेट चेंज होना ही होना है, क्योंकि हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर रहे हैं, हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज टाइम टू टाइम चलती ही जा रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज से मिटिगेट करना एक बहुत ज्यादा वायबल ऑप्शन नहीं है। हमें मिटिगेशन के साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ अडेप्टेशन भी करना पड़ेगा, तो अडेप्टेशन भी एक वायबल ऑप्शन हमारे पास रहता है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हेल्प कर सकते हैं हमें वेरियस मेथड्स को, वेरियस तरीकों को फाइंड करने में कि हम चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को ह्यूमन बीइंग कैसे सर्वाइव करवा सकता है, खुद को कैसे अडेप्ट करवा के उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ खुद को रहने के लिए कंडीशनल बना सकता है। फिर ह्यूमन अडेप्टेबिलिटी की बात करते हैं। ह्यूमन अडेप्ट करता है दो तरीकों से, फर्स्ट इज अडेप्टेशन एंड सेकंड इज एक्लेमेटाइजेशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है? अडेप्टेशन की बात करें तो अडेप्टेशन लॉन्ग टर्म है, ये हेरिटेबल चेंज है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होता है, इट पास ऑन टू द जनरेशंस, तो ये हेरिटेबल है, लॉन्ग टर्म है। अब ये पास हो रहा है क्योंकि ये जेनेटिक लेवल में चेंजेस ले आया, जेनेटिक लेवल चेंजेस में टाइम लगता है और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म है। ये और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनिज्म में या पॉपुलेशन में ये हो सकता है, और ये हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि हम जो एनवायरनमेंट की हमारी जो कंडीशंस है, जिस भी कंडीशन में हम रह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम हॉट क्लाइमेट में रह रहे हैं, तो हॉट क्लाइमेट में जो लोग बहुत लंबे टाइम से रह रहे हैं, लॉन्ग टर्म से रह रहे हैं, उनके जेनेटिक लेवल में चेंजेस आ जाएंगे, और जेनेटिक लेवल में चेंजेस होने के बाद वो वेरियस अदर जनरेशन में भी जनरेशन ऑन जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, उसी को बोला जाता है एडेप्टेशन। तो ये हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि हम एक स्पेसिफिक एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सके और उसमें रिप्रोड्यूस कर सके। और दीज चेंजेस आर द रिजल्ट ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन जैसे डार्विन ने कंसेप्ट दिया था कि जो यहाँ पे हमारे इन्वायरमेंट में जो चीजें सर्वाइव कर पाएंगी वो रह जाएंगी, बाकी सारे जो ट्रेट्स है जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल सिलेक्शन के मेथड से ये जो चेंजेस है वो एक्वायर करे गए हैं। फिर ह्यूमन बीइंग में बायोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो जेनेटिक लेवल पे होते हैं। अडेप्टेशन की मैंने आपको बताया क्योंकि वो जेनेटिक लेवल पे होगा, इसीलिए ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। सो दिस जेनेटिक चेंज या जेनेटिक अडेप्टेशन इज द मोस्ट परमानेंट फॉर्म ऑफ अडेप्टेशन। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द जीन पूल। जीन पूल में ये चेंज लाते हैं ऑफ अ गिवन पॉपुलेशन, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में ही, और इसीलिए ये दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें, हाई एल्टीट्यूड की बात करते हैं। हाई एल्टीट्यूड में जो लोग रहते हैं, जैसे कि एंडीज माउंटेन रेंज या हमारा तिब्बत, ये भी बहुत हाई एल्टीट्यूड की रेंज में आता है, तो ऐसे लोगों में ऐसे जेनेटिक ट्रेट्स डेवलप हो जाते हैं या ट्रेट्स डेवलप हो चुके हैं जो इनकी यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड में, क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो कम होती है, तो ऐसे जेनेटिक ट्रेट्स डेवलप हो चुके हैं एंडीज माउंटेन रीजन वाले लोगों में और तिब्बतन लोगों में कि वो इस लो ऑक्सीजन की कंडीशन को कॉप अप कर सके। जैसे एंडियंस की और हमारे जेनेटिक अडेप्टेशन की बात करें या बायोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस की बात करें, तो एंडियंस हैव द लार्जर लंग्स, जो उनका जो ऑक्सीजन है उसकी अवेलेबिलिटी इनको ज्यादा इंश्योर कराता है, क्योंकि इनका लार्जर लंग्स होने की वजह से इनका जो ब्रीथिंग रेट है
वो ज्यादा होता है। एंड दे हैव द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द आरबीसीज, आरबीसीज की ज्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से भी इनको ऑक्सीजन जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिल पाती है, और इसी वजह से ये जो हायर एल्टीट्यूड्स पे हमारे पास लो ऑक्सीजन की कंडीशन प्रेजेंट होती है उसको कॉप अप करने में ये सक्षम होते हैं। देन तिब्बतन्स की बात करें, इनके अंदर एक यूनिक जेनेटिक म्यूटेशन होती है जो इनको अलाउ करती है कि ये जितनी भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो अपनी सेल्यूलर लेवल पे उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर सके। तो इस तरह की यूनिक जेनेटिक म्यूटेशंस हमारे तिब्बतन्स के पास देखी जाती है। फिर नेक्स्ट लेवल जो चेंज आता है वो स्किन कलर में आता है। अगर हम बात करें जो इक्वेटर के पास लोग रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे अर्थ में इक्वेटर के पास सीधा सनलाइट हमारे पास प्रेजेंट होती है, तो इक्वेटर के पास जो लोग रहते हैं उनकी जो स्किन का कलर होता है वो जनरली डार्कर होता है। डार्कर स्किन कलर ये इंश्योर कराता है कि यूवी रेडिएशन को ये जो लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट यूवी रेज भी लाएगा, तो अगर यहाँ के लोगों के पास डार्कर स्किन कलर होगा, ये कंपैरेटिवली डार्कर होंगे, तो इनकी जो बॉडी है वो ब्लैक कलर की प्रेजेंस की वजह से या मेलेनिन की प्रेजेंस की वजह से इस यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देगी और वो इस चीज को इंपैक्ट नहीं करेगी, यूवी रेज इनकी बॉडी को इंपैक्ट नहीं करेगी। क्योंकि अगर ब्लैक कलर की बात करें तो ब्लैक कलर सभी तरह की रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है, और जबकि इन कंट्रास्ट अगर व्हाइट कलर की बात करें तो वो सभी तरह की रेडिएशंस को एक्वायर कर लेता है। तो इसलिए ब्लैक कलर की प्रेजेंस की वजह से ये यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। और उसी तरह अगर दूसरी तरफ बात करें कि नदर्न लैटिट्यूड्स में अगर हम आते जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास सनलाइट डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं होती। सनलाइट हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द विटामिन डी। विटामिन डी की सोर्स होने की वजह से यहाँ पे इन लोगों को सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसीलिए नदर्न लैटिट्यूड्स पे जो लोग होते हैं उनकी स्किन का कलर कंपेरेटिवली लाइटर होता है। लाइटर कलर ये इंश्योर कराता है कि ये सन से आने वाली रेज को इनकी स्किन जो है वो एक्वायर कर सके, वो अपने अंदर ले सके, इसलिए इनकी विटामिन डी की जो सफिशिएंसी है, जो इनको नीड है, उसकी पूर्ति हो सके। इस वजह से यहाँ पे स्किन कलर भी जो है वो अपनी कंडीशंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का ये स्किन कलर भी एक टाइप ऑफ एडेप्टेशन हो गया। फिर थर्ड टाइप ऑफ एडेप्टेशन की बात करते हैं, दैट इज कल्चरल एडेप्टेशन। इट इज यूनिक टू ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस का ही, अदर एनिमल्स का तो कल्चर हो नहीं सकता। ह्यूमंस की एक यूनिक प्रॉपर्टी है कि उनकी सोशल लाइफ होती है, उनका कल्चर होता है। तो इट इज यूनिक टू ह्यूमन कि ये अपने अंदर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेवियरल चेंज ले आते हैं। टेक्नोलॉजी उस अकॉर्डिंग हम डेवलप कर लेते हैं, जिस टाइप के एरिया में हम रह रहे होते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग हम टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं, और सोशल चेंजेस भी हम उसी तरीके के ले आते हैं, जो अलाउ करता है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में खुद को सर्वाइव कर सके। इन्वेंशन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे हमारी क्लोथिंग पैटर्न हो गया। अगर हम बहुत ज्यादा कोल्डर एरियाज में रह रहे हैं तो हम मल्टी लेयर क्लोथ्स पहनेंगे। अगर हम हॉट एरियाज में रह रहे हैं तो हॉट एरियाज में हम कंपेरेटिवली लाइट कलर्ड क्लोथ्स पहनेंगे। तो लाइट कलर क्लोथ्स क्या करते हैं, हमें उस गर्मी की कंडीशन से प्रिवेंट करते हैं। फायर का इन्वेंशन की बात करें तो फायर इन्वेंशन भी हमने कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए डेवलप करा था। शेल्टर की बात करें तो कोल्ड क्लाइमेट से बचने के लिए हमने इग्लू जैसे घरों को बनाना शुरू कर दिया, जो हमें वहां उन कंडीशंस में वो बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर की कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए हमें हेल्प करती है। इसी तरीके से हमने एग्रीकल्चर और इरिगेशन को डेवलप कर दिया, जो हमें एरिड कंडीशंस में जहां पानी की शॉर्टेज है वहां पे भी हमें सर्वाइव करने के लिए हमें केपेबल बनाती है। तो इस तरह के हम कल्चरल एडेप्टेशन करते हैं हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये तो हमने एडेप्टेशन का एग्जाम्पल देखा। एडेप्टेशन के केस में हमने देखा कि वो लॉन्ग टर्म होते हैं और वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो जाते हैं। और ये पास ऑन क्यों होते हैं, क्योंकि ये चेंजेस हमारे जेनेटिक लेवल पे आते हैं। सेकेंड टाइप पे हम देखते हैं एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन एडाप्टेशन से अपोजिट है, और अपोजिट है तो अपोजिट फीचर्स होंगे। ये लॉन्ग टर्म था तो एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट टर्म है। वो इरिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंज था, मोस्टली इरिवर्सिबल था क्योंकि जेनेटिक लेवल पे यहाँ पे चेंजेस आ गए थे। लेकिन एक्लिमेटाइजेशन में रिवर्सिबल चेंज है। अगर कोई पर्सन प्लेन एरियाज में रहता है और वो हिली एरियाज में कहीं घूमने गया है तो थोड़े दिन में उसमें चेंजेस आ जाएंगे कि उसकी आरबीसी का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर रिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंजेस आएंगे। और जब ये पर्सन वापस से प्लेन एरियाज में आएगा तो ये चेंजेस रिवर्स हो जाएंगे। तो एक्लिमेटाइजेशन में जो चेंजेस आते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। फिजियोलॉजिकल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट होते हैं जो इंडिविजुअल को इस तरीके से मेंटेन करवाता है, चेंज करवाता है कि वो अपने न्यू एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस जो उसको शॉर्ट टर्म के लिए आया है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे हाइट का एग्जांपल दिया, तो ये ग्रेटर हाइट उसके लिए एक न्यू एनवायरमेंटल स्ट्रेस की तरह काम करेगी। तो ह्यूमन बीइंग में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो अपने न्यू एनवायरमेंटल स्ट्रेसर को कॉप अप कर सके अपने अंदर कुछ जो रिवर्सिबल या शॉर्ट टर्म फिजियोलॉजिकल लेवल ऑफ चेंजेस लाके। जैसे यहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड का एग्जांपल दिया गया है कि एक पर्सन जो है वो हाई एल्टीट्यूड में अगर जा रहा है तो इनिशियली उसको लगेगा
कि उसको ऑक्सीजन की कमी फील होगी, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की फीलिंग होगी, क्योंकि अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कम हो जाती है। एयर की डेंसिटी, अब क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारी एयर का पार्ट है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हमें कंपेरेटिवली कम होगी। लेकिन विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड क्या होगा कि बॉडी जो है वो एक्लिमेटाइज करने लग जाएगी, वो खुद से अपना ब्रीदिंग रेट को एनहेंस करेगी, हार्ट रेट को एनहेंस करेगी, और आरबीसीज का प्रोडक्शन भी जो है वो यहाँ पर ज्यादा होने लग जाएगा, ताकि बॉडी जो है वो उस हाई एल्टीट्यूड की कंडीशन से कॉप अप कर सके। फिर हीट की बात करते हैं। अगर हम हीट वाले एरियाज में जाते हैं तो हमारा स्वेट प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। स्वेट से इवेपोरेशन होता है, अब हमारा पसीना निकलता है तो इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। इवेपोरेशन की वजह से हमें शरीर में ठंडक मिलती है, हमारी जो बॉडी है वो बॉडी की हीट है सॉरी वो रिलीज हो जाती है। देन वेसो डायलेशन होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट होने लग जाती है। डायलेट यानी उनका जो साइज है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है, हमारी स्किन के पास वाली जनरली बॉडी की जो स्किन के पास वाली वेसल्स हैं वो ज्यादा डायलेट होती है। इससे क्या होता है, बॉडी में जो हीट की प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी स्किन के पास वाली वेसल्स में हमारा ब्लड फ्लो आया, तो ब्लड फ्लो ने इस स्किन के माध्यम से हमारी उस हीट को रिलीज कर देगा। इससे क्या होगा, ये भी हमें हीट की कंडीशन से कॉप अप करने के लिए हेल्प करेगा। देन हमारे टैनिंग होती है। टैनिंग में भी क्या होता है कि हमारी बॉडी ब्लैक हो जाती है। वो ब्लैक किस वजह से होती है, तो हमारी बॉडी में एक पिगमेंट होता है मेलेनिन, ये हमारी बॉडी के कलर को या स्किन कलर को रेगुलेट करता है। अब टैनिंग के केस में भी हमारे पास मेलेनिन ज्यादा आ गया, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। हीट वाले एरियाज में सनलाइट ज्यादा होगी तो अगेन ये हमारे स्किन के कलर को डार्कन बना के हमें सन की यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। देन कोल्ड की कंडीशंस में क्या होगा, कोल्ड में हम शिवरिंग करते हैं। तो शिवरिंग क्या है, ये एक हमारा इनवॉलेंट्री एक्शन है। इनवॉलेंट्री एक्शन कैसा है, इनवॉलेंट्री मसल का कंट्रैक्शन। हमें पता है कि हमारी मसल जो है वो कंट्रैक्ट होने लग जाती हैं व्हाइल वी आर शिवरिंग, तो ये एक इनवॉलेंट्री टाइप ऑफ एक्शन है। हमें पता है किसी भी चीज को हम गर्म करते हैं, अगर आप पानी को उबालेंगे तो गर्म होने के बाद उसके मॉलिक्यूल जो है वो फास्टली मूव करना शुरू कर देते हैं। अब अगर कोई चीज फास्टली मूव करने लग जाएगी तो वो अगेन वो हीट रिलीज करती है, तो ये इस टाइप का चेंजेस आते हैं। इसी तरीके से हमारे मसल्स की अगर बात करें तो हमारी मसल्स में क्या होगा, हमारी मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अब वो क्योंकि वो शिवर कर रही है, वो खुद को मूव कर रही है, इससे क्या होगा, ये हीट जनरेट करेंगे। तो हीट जनरेट होगी तो हम इस कोल्ड की कंडीशन को खुद को कोल्ड की कंडीशन के साथ कॉप अप कर पाएंगे। अब हमने देखा था कि हॉट कंडीशंस में क्या हो रहा था, वैसो डायलेशन हो रहा था। कोल्ड की कंडीशन में उससे रिवर्स वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। यहाँ पे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देंगी, और इससे क्या होगा, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारी जो बॉडी की हीट है वो यहाँ पे कंजर्व हो जाएगी। तो इस तरीके से हम कोल्ड की कंडीशन से खुद को अडेप्ट करते हैं। फिर बात करते हैं एक एक करके स्पेसिफिकली हमारी हॉट की हीट की कंडीशन, कोल्ड की कंडीशन, और हमारी जो थर्ड कंडीशन है दैट इज हमारी हाइट की कंडीशन, उसमें बॉडी में किस तरीके से चेंजेस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द एडेप्टेशन टू हीट। इसके दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल लेवल पे चेंज आता है और दूसरा कल्चरल लेवल पे चेंज आता है। बायोलॉजिकल लेवल पे चेंज की बात करते हैं तो ये ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी लेवल पे चेंज लाता है एंड फिजियोलॉजिकल लेवल पे चेंज की बात करता है, ताकि हम जो हॉट इन्वायरमेंट की कंडीशंस है, हीट की कंडीशन है, उसमें सर्वाइव कर सके। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द जेनेटिक एडेप्टेशन। अब जेनेटिक एडेप्टेशन हमेशा ही लॉन्ग टर्म होगी, क्योंकि जेनेटिक एडेप्टेशन एक तो लंबे टाइम में हम इसको एक्वायर करते हैं, और दूसरी चीज जो है ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो सकती है। तो इन दो अपनी फीचर्स की वजह से ये एक लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन है। दीज आर द चेंजेस, जो जीन पूल है हमारी पॉपुलेशन के अंदर, जो भी जीन्स प्रेजेंट है उस लेवल पे ये चेंजेस आ गए हैं, और ये नेचुरल सिलेक्शन से इनको सेलेक्ट किया गया है, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। फर्स्ट जो चेंज आता है दैट इज ऑन द बॉडी शेप एंड साइज। इससे रिलेटेड हमारे पास दो रूल्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट रूल है बर्ग्समैन रूल एंड सेकेंड है हमारे पास एलेंस रूल। बर्ग्समैन रूल की बात करते हैं। हॉटर क्लाइमेट्स में जो पॉपुलेशन रहती है दे टेंड टू हैव द स्मॉल बॉडी मास। अब इनमें बर्गमैन रूल कहता है कि जहां पे हम अगर हीट एरियाज में कोई भी एनिमल रह रहा है तो उसका जो बॉडी मास होगा वो कम होगा। बॉडी मास कम होने से क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया सॉरी बॉडी मास कम होने से क्या होगा, जो हमारे पास हीट जो प्रेजेंट है वो हम हीट का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर सकेंगे। अब हीट का प्रोडक्शन कम होगा तो इस तरीके से हम जो हीट हॉट एरिया वाला जो एरिया है उसमें अपने आप को सर्वाइव करवा पाएंगे। सेकेंड रूल बात करता है अबाउट द एलेंस रूल। एलेंस रूल की बात करते हैं। एलेंस रूल कहता है कि जो एनिमल्स हैं
कोई भी एनिमल अगर हॉट एरियाज में रह रहा है, ज्यादा गर्मी वाले एरिया में रह रहा है, तो ये टेंडेंसी रहेगी कि उनके जो लिम्स हैं, उनकी जो एक्सट्रीमिटीज हैं, हमारी आर्म्स, लेग्स, या इसके अलावा एक्सट्रीमिटीज में हमारे पास हमारे ईयर्स भी आते हैं, टेल भी आती है। तो ये एक्सट्रीमिटीज जो है, हमारा जो आउटर ईयर हमारे पास प्रेजेंट होता है, ये एक्सट्रीमिटीज क्या करती हैं? एक्सट्रीमिटीज हमारी हीट के डिसिपेशन में हेल्प करती है। जितनी ज्यादा लंबी एक्सट्रीमिटीज होंगी, जितने ज्यादा हम लंबे हमारे हाथ पैर होंगे, तो ये क्योंकि हमारी बॉडी का वेट को बाहर की तरफ निकालते हैं, तो ये एक्सट्रीमिटीज हमारे हीट डिसिपेशन में, हीट को रिलीज करने में हेल्प करेगी। तो जितना ज्यादा गर्म एरिया, उतने ज्यादा हमारे पास लंबे लिम्स या एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट होगी, ये कहता है एलेंस रूल। तो दो रूल्स हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से जेनेटिक लेवल पे या बायोलॉजिकल लेवल पे चेंजेस आते हैं हॉट एरियाज में हमें कॉप अप करवाने के लिए। सेकेंड जो चेंज आता है दैट इज इन द स्किन पिगमेंटेशन। स्किन पिगमेंटेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेलानिन की प्रेजेंस की वजह से हमारी जो स्किन होती हैं वो डार्कर कलर की होती है अगर हम ज्यादा हॉट एरियाज में या सनलाइट वाले एरिया में रहते हैं। तो ये डार्कर कलर हमें इंश्योर कराता है कि हम इस सन की यूवी रेज को रिफ्लेक्ट बैक कर सके। उसके अलावा मेलानिन पिगमेंट ये प्रिवेंट करवाता है ब्रेक डाउन ऑफ द फॉलिक एसिड, जो अगेन हमें हॉट एरियाज में सर्वाइव कराने में हेल्प करवाता है। थर्ड टाइप ऑफ चेंज आता है इन द स्वेट ग्लैंड्स। जो पॉपुलेशन हॉट क्लाइमेट्स में रह रही होती है, दे टेंड टू हैव द हायर डेंसिटी ऑफ द एक्टिव स्वेट ग्लैंड्स। और हमने पढ़ा है कि स्वेट ग्लैंड्स जिसमें ज्यादा होंगे, स्वेट प्रोडक्शन उसमें उतना ही ज्यादा होगा। और स्वेट प्रोडक्शन का क्या फायदा, मैंने आपको बताया था कि स्वेट अगर हमारी बॉडी से रिलीज होता है तो इवेपोरेशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस से ही हमारा स्वेट निकलता है, और इवेपोरेशन एक टाइप ऑफ कूलिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करवाता है। तो हम इस हीट हॉट एरियाज में खुद को कूल करने के लिए हमारे स्वेट ग्लैंड्स यहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो हमने देखे बायोलॉजिकल या जेनेटिक लेवल ऑफ चेंज। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं हॉट एरियाज में फिजियोलॉजिकल एक्लिमेटाइजेशन, या फिजियोलॉजिकल लेवल में क्या चेंजेस आते हैं, या एक्लिमेटाइजेशन किस तरीके से होता है। और ये एक शॉर्ट टर्म है, जैसे कि हमने देखा था एक्लिमेटाइजेशन और एडेप्टेशन में हमने डिफरेंसेस में देखा था कि एक्लिमेटाइजेशन शॉर्ट टर्म है, जबकि एडेप्टेशन हमारा लॉन्ग टर्म है। तो हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस या एक्लिमेटाइजेशन देखते हैं। ये टेम्पररी है, ये नॉन हेरिटेबल है, और ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ चेंज है। इसमें भी स्वेटिंग होती है। जो इंडिविजुअल्स दूसरे नॉर्मल एरिया से हॉट एरियाज में मूव करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, वो इंडिविजुअल पहले उनको ज्यादा गर्मी लगेगी, फिर बाद में उनकी स्वेट ग्लैंड जो है वो एक्टिव हो जाएंगी। और इसमें जो मेजर चेंज आता है, जनरली अगर हम नॉर्मल एरियाज में रह रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, तो हमारे स्वेट में बहुत सारे सोल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सोल्ट के कंपाउंड्स जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम के कंपाउंड्स एंड अदर कोई भी सोल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये जो जहाँ पे हम अगर हम हॉट एरियाज में मूव करेंगे और हमारे अगर स्वेट में बहुत सारे सोल्ट्स निकल जाएंगे, तो हमारे बॉडी में तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी। तो इसलिए ये फिजियोलॉजिकल लाइफ टाइप का चेंज आता है कि यहाँ पे जो इन लोगों का स्वेट होगा उसमें सॉल्ट की अमाउंट लेसर होगी इन कंपैरिजन टू द पीपल लिविंग इन द नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस, ताकि इनकी जो बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनको कंजर्व किया जा सके। सेकेंड टाइप ऑफ चेंज आता है दैट इज वेसोडाइलेशन। ये भी शॉर्ट टर्म में भी ये चेंज आता है। वेसोडाइलेशन का मैंने आपको बता दिया कि ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग हो जाती है। ब्लड वेसल्स की वाइडनिंग की वजह से यहाँ पे हम हीट डिसिपेशन कर सकेंगे। हीट डिसिपेशन से हमारी जो बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है वो हमारा रिड्यूस हो सकेगा। वो इसीलिए हम हॉट कंडीशंस में सर्वाइव कर पाएंगे। देन रिड्यूस्ड हार्ट रेट की रिडक्शन की वजह से भी हमारी जो बॉडी है वो हार्ट क्या पंप करता है, हमारा ब्लड पंप करता है। तो ब्लड का जो पंपिंग रेट है वो कम होगा, इसे क्या होगा, हमारी हीट जो है वो यहाँ पे डिसिपेट हो सकेगी, सॉरी रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड का जो रेट है, ब्लड का हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। हार्ट रेट, सबसे पहले क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो, हम अगर हीट वाले एरियाज में अचानक से कोई पर्सन नॉर्मल एरिया से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हमारा जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट रेट इंक्रीज होना मतलब हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होना। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे हमारी बॉडी से हीट का डिसिपेशन या रिलीज इजियर हो जाएगा। लेकिन विद टाइम क्या होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर ज्यादा लंबे टाइम तक हीट वाले एरिया में रह रहा है, तो उसका हार्ट रेट नॉर्मली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि अब वो अडेप्ट कर चुका है कि वो मोर एफिशिएंटली काम कर सके या और मोर एफिशिएंटली खुद को कूल करने की टेंडेंसी अब वो रख रहा है।
तो फिर विद टाइम इसका जो हार्ट रेट है वो रिड्यूस हो जाएगा। फिर सेकेंड टाइप ऑफ चेंज हम देखते हैं, हमने बायोलॉजिकल चेंज देखा, बायोलॉजिकल में हमने स्पेसिफिकली जेनेटिक चेंज देखा, शॉर्ट टर्म देखा चेंज, एक्लिमेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं वो देखा। देन कल्चरल एडेप्टेशन देखते हैं कि कल्चरल लेवल पे किस तरीके के चेंज आते हैं। ह्यूमन बीइंग अपने साथ खुद ही इस तरह के अपने इमीडिएट सॉल्यूशंस निकाल लेता है कि वो कल्चरल लेवल पे एडेप्टेशन करके कि वो इन कंडीशंस को एक्सट्रीम कंडीशंस से के साथ एडेप्ट कर सके, वो चेंजेस लाता है इन द शेल्टर एंड हाउसिंग। शेल्टर की कंडीशंस की बात करें या हाउसिंग की कंडीशन की बात करें तो सबसे पहले वो लाइट कलर की क्लोथ्स पहनते हैं ऐसे लोग जो हॉटर एरियाज में जाते रहते हैं और हीट वाले एरियाज में रहते हैं। लूज फिटेड क्लोथ्स पहनते हैं ताकि उनका जो स्वेटिंग में इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे इजीली हो सके और उनको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड हो। देन एरिड रीजन की क्या टेंडेंसी है, एरिड रीजन जो भी प्रेजेंट होते हैं वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करते हैं तो इससे एयर सर्कुलेशन इंश्योर हो जाता है जिससे इवेपोरेटिव कूलिंग इंश्योर हो जाती है। ये एयर सर्कुलेशन, एयर का मूवमेंट जो है वो प्रमोट करता है टू द इवेपोरेटिव कूलिंग। तो यहाँ पे हीट एरियाज में ये भी अडेप्टेशन होता है जिसकी वजह से हम इस एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्वेलिंग्स इन स्पेसिफिक मटेरियल्स और डिजाइंस यूज किए जाते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करवाई जाती है इन एरियाज में ताकि जो हीट का डिसिपेशन है वो इजीली हो सके, और जो ज्यादा हीट वाले एरियाज है वहां पे इंसुलेशन बनाया जाता है कि ये जो हीट है वो हमें इनसे इंसुलेशन का जो मीडियम है वो प्रिवेंट कर सके, हमारी बॉडी को उस हीट से प्रिवेंट करवा सके। फिर ये तो हमने देखा अडेप्टेशन टू हीट। नेक्स्ट हम देखते हैं अडेप्टेशन टू कोल्ड। इसमें भी हम बायोलॉजिकल और कल्चरल अडेप्टेशन में इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बायोलॉजिकल अडेप्टेशन। बायोलॉजिकल एडेप्टेशन में इंसुलेटिव एडेप्टेशन, हमारी जो स्किन होती है, स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, इस स्किन के नीचे हमारे पास प्रेजेंट होती है एक सबक्यूटेनियस फैट की लेयर। ये सबक्यूटेनियस फैट एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये हमारी जो बॉडी में बहुत ज्यादा ठंड जो बाहर से आ रही है और हमारी बॉडी की जो इंटरनल हीट है, इंटरनल हीट को यहाँ पे बाहर जाने से रोकता है, इसलिए हमारी बॉडी में ये हीट मेंटेन रहती है। तो यही चीज है, हमारी बॉडी में ये हीट मेंटेन रहती है इस सबक्यूटेनियस फैट की प्रेजेंस की वजह से। तो हम यहाँ पे इस हीट की कंडीशन से प्रिवेंटेड हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस फैट व्हिच इज प्रेजेंट बिलो द स्किन, इट एक्ट एज अ एक्सीलेंट इंसुलेटर, इट रिड्यूस द बॉडीज हीट लॉस। तो हमें यहाँ पे कोल्ड कंडीशन से ये प्रिवेंट करवाता है। देन बॉडी का शेप एंड प्रोपोर्शंस, जैसे हमने वाटर क्लाइमेट का एडाप्टेशन में देखे थे दो रूल्स, बर्गमैन्स रूल एंड एलेंस रूल। बर्गमैन रूल में हमने देखा था कि वाटर एरियाज में जो बॉडी का मास होता है वो स्मॉलर होता है, यहाँ पे इन रिटर्न वो अनलाइक दैट लार्जर हो जाएगा। तो लार्जर होने से यहाँ पे रिवर्स इफेक्ट देखा जाएगा। अगेन एलेंस रूल में भी हमने देखा था कि लिम्स या एक्सट्रीमिटीज जो होती हैं वो जो हीटर एरियाज है वहां पे लॉन्गर प्रेजेंट होती है, यहाँ पे शॉर्टर प्रेजेंट होगी। अब शॉर्टर प्रेजेंट होगी तो ये बॉडी की जो हीट है उसको लॉस होने से, उसको डिसिपेट होने से प्रिवेंट करवाएंगे। इसीलिए हम कोल्डर एरियाज में एलेंस रूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से प्रिवेंट हो सकते हैं हमारी बॉडी में लिम्स या एक्सट्रीमिटीज के शॉर्टर होने की वजह से। देन वेसो कंस्ट्रिक्शन, हमने हीट एरियाज में देखा कि वेसो डायलेशन हो जाता था, वेसल्स का साइज जो है वो डायलाइट या बड़ा होने की वजह से यहाँ पे हीट डिसिपेशन स्किन के एरियाज में ज्यादा हो जाता था। इसी के रिवर्स कोल्डर एरियाज में हमारी जो वेसल्स है उनका साइज रिड्यूस हो जाता है। साइज रिड्यूस होने की वजह से हमारी जो बॉडी है उसमें हीट जनरेट हो जाती है। अब आप किसी पाइप को पीछे से अगर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ज्यादा प्रेशर के साथ इस पाइप से पानी निकलेगा। इसी तरीके से वेसो कंस्ट्रिक्शन में भी हमारी अगर बॉडी का जो ब्लड है वो ज्यादा प्रेशर के साथ अगर रिलीज होगा तो वो हीट को जनरेट करेगा, वो बॉडी में हीट को जनरेट करेगा, क्योंकि आपस में मॉलिक्यूल्स जब भी टकराते हैं तो हीट को जनरेट करते हैं। वैसो कंस्ट्रिक्शन में भी हमने इसका एरिया रिड्यूस कर दिया, प्रेशर इंक्रीज कर दिया, तो मॉलिक्यूल्स जो ब्लड के जो प्रेजेंट है वो आपस में टकराएंगे। इसी वजह से यहाँ पे हीट रिलीज होगी जो हमारी बॉडी को कोल्डर कंडीशंस के साथ अडेप्ट करने के लिए कैपेबल बनाएंगी। देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ऑफ द काउंटर करंट हीट एक्सचेंज। ये एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है जहां पे कोल्ड ब्लड जो हमारी एक्सट्रीमिटीज से आ रहा है, ये जो हमारी बाकी की ब्लड की आर्टरीज प्रेजेंट है उसके वो उस आर्टरीज के अंदर जो वार्म ब्लड प्रेजेंट है उसको ये जो कोल्ड ब्लड जो एक्सट्रीमिटी से आ रहा है उसको भी वार्मर बना देता है। फिर से समझते हैं इस कंसेप्ट को, वेट अ सेकेंड। हमारी बॉडी में हमारी जो एक्सट्रीमिटीज हैं जैसे कि हमारे लिम्स वगैरह, अब क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी जो स्किन की प्रेजेंस है, यहाँ पे एक्सट्रीमिटीज में जो स्किन की प्रेजेंस है ये डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कॉन्टेक्ट में आ रही है, तो ये यहाँ पे जो ब्लड प्रेजेंट है वो जल्दी से कोल्ड हो जाएगा। बाकी की हमारी जो बॉडी है, बाकी की हमारी बॉडी की जो आर्टरीज हैं उनमें जो ब्लड प्रेजेंट है वो इसके कंपेरिजन में होटर होगा। तो यहाँ से जो एक्सट्रीमिटीज, मान लीजिए हमारे हैंड्स की आर्टरीज हैं या वेन्स हैं, यहाँ से जो ब्लड आ रहा है हैंड से वो हमारी बाकी की आर्टरीज के कांटेक्ट में आ रहा है, तो
तो बाकी की आर्टरीज में जो हॉट ब्लड प्रेजेंट है वो अपनी हीट इस वाले ब्लड को भी दे देगा, तो ये भी फर्दर ये हॉट आ जाएंगी, इसलिए ये हमारी कोल्डर कंडीशन से हमें प्रिवेंट करने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ चेंज आता है इन द मेटाबॉलिक एडेप्टेशंस। मेटाबॉलिक लेवल पे क्या एडेप्टेशन आता है? चेंजेस दैट इंक्रीजेस द हीट प्रोडक्शन विद इन द बॉडी। जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो एनहेंस हो जाती है। मेटाबॉलिज्म हीट रिलीजिंग प्रोसेस है, तो इसलिए हमें ये हीट रिलीज करवाता है, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होकर, तो हमें इसीलिए ज्यादा हम ठंड की कंडीशन के साथ अडेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए हमें ठंड में ज्यादा भूख लगती है, क्योंकि ठंड में हमारा मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने की वजह से हमें भूख लगती है, और वो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि वो हीट जनरेटिंग प्रोसेस है, तो इससे हमें हीट का जो जनरेशन है वो हमें ठंड की कंडीशन से अडेप्ट करने में हेल्प करता है। फिर शिवरिंग का हमने देखा ही था कि एक इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। मसल कंट्रैक्ट होती है, इसमें कंट्रैक्ट होती है तो वो हीट को रिलीज करती है। देन इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। Some cold eruptic population show a high BMR, meaning they produce more heat even at the rest. इसी वजह से हमने देखा मेटाबॉलिज्म से हमारा हीट जनरेशन होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR इंक्रीज होने से भी हमारा हीट जनरेशन इंक्रीज होता है। ये भी हमें कोल्ड की कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए हेल्प करता है। फिर हमने देखा, अभी हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ चेंज देखा, सेकंड हम देखते हैं बिहेवियरल एंड कल्चरल एडेप्टेशन। से पहला आता है शेल्टर। यहाँ पे इन कंडीशंस में ऐसे लोगों के पास प्रेजेंट होते हैं इंसुलेटेड हाउस, जैसे इग्लू हो गया। इग्लू एक बर्फ का बना ही घर है, और बर्फ एक इंसुलेटर की तरह काम करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अंदर इग्लू में बर्फ के घर के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, उनकी जो इनकी बॉडी से हीट रिलीज हो रही होती है, उसका डिसिपेशन ये इग्लू जो है वो प्रिवेंट करता है। इसलिए हमने बर्फ में इस तरह का ही घर बना दिया जो एज एन इंसुलेटर काम करे और हीट डिसिपेशन को प्रिवेंट कर सके। फिर क्लोथिंग की बात करते हैं, लेयर क्लोथ्स। लेयर क्लोथ्स क्या करते हैं? ये जो मल्टीपल लेयर्स हम पहनते हैं, मल्टीपल लेयर्स अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेती है। एयर भी काम करता है एज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर काम करने की वजह से ये भी अगेन हमारी हीट की डिसिपेशन को प्रिवेंट करता है। फर्दर जो बाहर की कोल्डर एयर है उसको भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में आने से रोकता है। तो इन दो तरीकों की वजह से ये लेयर्ड क्लोथिंग हमारी बॉडी को होटर रखने में हेल्प करती है। देन ऑफन दे आर मेड फ्रॉम द एनिमल हाइड्स और फर्स। इनका भी सेम काम होता है, जो एयर को ट्रैप कर लेती है और एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। देन फायर का इन्वेंशन भी ठंड से बचने के लिए किया गया था मेजरली, तो ठंड से बचने के लिए फायर का भी यूज किया जाता है। डाइटरी लेवल पे चेंजेस आते हैं। ऐसी जो ठंड के एरियाज में लोग रह रहे होते हैं उनकी डाइट्स में जनरली हायर फैट एंड प्रोटीन कंटेंट होता है। ये हमने देखा है कि जो लोग ज्यादा फैटी होते हैं, फैटी जो लेयर्स होती हैं, वही हमारी वो इंसुलेटर की तरह काम करती है। हमारी सबक्यूटेनियस फैट के बारे में हमने देखा था, जो हमारी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस फैट प्रेजेंट होता है, वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो वो जो है हमें कोल्ड कंडीशन से प्रिवेंट करवाता है। तो अगर हम ज्यादा हायर फैट्स एंड प्रोटीन्स वाली डाइट लेंगे तो ये भी हमारी मेटाबॉलिक हीट प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है और हमें कोल्डर कंडीशन से प्रिवेंट करवाती है। अब हमने दो तरह के चेंजेस देख लिए। एक चेंजेस थे अगर हम हॉटर कंडीशंस में रह रहे हैं तो हॉट कंडीशंस में किस तरह के चेंजेस आते हैं। देन हमने कोल्डर कंडीशन में किस तरह के चेंजेस आते हैं उसके बारे में पढ़ा। थर्ड हम देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ अडेप्टेशन वी डू टू अडेप्ट टू द हाई क्लाइमेट, हाई एल्टीट्यूड का क्लाइमेट। हाई एल्टीट्यूड ज्यादा अगर आप हाइट पे जाते हैं तो ज्यादा हाइट पे डेंसिटी कम होने की वजह से एयर का प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है, एंड इट कैन लीड टू एएमएस। एएमएस इज एक्यूट माउंटेन सिकनेस। एक्यूट माउंटेन सिकनेस में क्या होता है? इसमें जो मेजर सिम्टम्स होते हैं, हेडेक होने लग जाता है, नोजिया होने लग जाता है, घबराहट होना जिसे कहते हैं, फैटीग का सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, थकान सी महसूस होने लग जाती है। तो ये हायर एल्टीट्यूड पे अगर हम जाते हैं तो हमें ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो ये किस तरीके की अडेप्टेशन करता है? ये 3 बेसिस पे हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हायर एल्टीट्यूड्स पे अडेप्टेशन करती है। वन इज योर फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, देन जेनेटिक अडेप्टेशन, एंड थर्ड इज योर कल्चरल अडेप्टेशन। शुरू करते हैं विद द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन क्या होगा? अगर हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जा रहे हैं, सबसे पहले हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंसी महसूस हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास कम है, एयर की डेंसिटी या प्रेशर जो है वो कम है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी को ये ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायर्ड नीड लगेगी, तो बॉडी का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिक कंडीशन। ये साइमुलेट करती है टू द मेडुला ऑब्लंगेटा। ये एक ब्रेन का पार्ट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सेंटर बोला जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा के, रेस्पिरेटरी सेंटर पे ये साइमुलेट करेगा। इससे क्या होगा? हमारा ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाएगा, और ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने की वजह से हमारा प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो एनहेंस्ड हो जाएगा। तो जो प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन हायर एल्टीट्यूड्स पे जाने पे रिड्यूस हुआ था उसको इसने कॉप अप कर लिया, तो हमारी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो नॉर्मलाइज्ड हो जाएगी। जितनी बॉडी को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो हमारी
हमें मिल जाएगी। सेकेंड चेंज आता है शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट। क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड में एक हमारे पास केमिकल रिलीज होता है, दिस इज एक केमिकल जो बनता है डाइफॉस्फोग्लाइसिन एसिड डीपीए। ये डाइफॉस्फोग्लाइसिन एसिड ये डिस्प्लेस करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को। हमारे बॉडी में ऑक्सी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है HbO2 के फॉर्म में, तो ये जो है वो डीपीए ये Hb और O2 में इसको रिलीज कर देगा, इसको तोड़ देगा। अब ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन से रिलीज होगी। अब हायर एल्टीट्यूड्स पे क्या हो रहा था, हमें ऑक्सीजन की ही तो डेफिशिएंसी हो रही थी, तो इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को इस रिलीज ऑक्सीजन ने पूरा कर दिया। ये हमारे टिश्यूज के लिए अवेलेबल होगी कि हमारे टिश्यूज इसको वेरियस एक्टिविटीज के लिए यूज कर सके। थर्ड चेंज आएगा इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन। हाइपोक्सिक कंडीशन या फिर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की जो कंडीशन होती है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये साइमुलेट करेगा तो किडनी एक हार्मोन रिलीज करता है, उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, और ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। अब क्योंकि हमारी किडनी ने इस हार्मोन को रिलीज करा तो हमारी आरबीसीज जो का नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा एंड दे विल बाइंड मोर टू द ऑक्सीजन। तो ये भी हमें लोअर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की कंडीशन को कॉप अप करने में हेल्प करेगा। फोर्थ चेंज आता है इंक्रीज इन द लंग सरफेस। हमारी लंग्स जो है वो हमारी एयर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यहीं पे हमारा CO2 और ऑक्सीजन का जो एयर का जो एक्सचेंज है वो होता है। अगर हमारी लंग का सरफेस इंक्रीज हो जाएगा तो हमारी बॉडी को या हमारे ब्लड को ज्यादा ऑक्सीजन के लिए सरफेस मिल जाएगी, तो वो ज्यादा ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर सकेंगे, और ये हमारा होगा विद द इंक्रीज इन द ब्रीदिंग रेट, और हमारी ब्लड कैपिलरीज में एक्सपेंशन होने की वजह से जो लंग्स में हो जाती हैं। तो इन दो फैक्टर्स में चेंजेस की वजह से हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। फिफ्थ चेंज आता है इंक्रीज्ड टिश्यू ब्लड सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट हमारा जो ब्लड, हमारा जो हार्ट है, वो जितना ब्लड एक टाइम पीरियड में रिलीज करता है उसको कार्डियक आउटपुट कहा जाता है। अब ये हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि ब्लड जो है हमारा कितना ज्यादा रिलीज हो रहा है इन अ गिवन टाइम पीरियड, वो जो है वो एनहेंस हो गया, वो एनहेंस हो गया, और हमारी जो एडिशनल कैपिलरीज है वो भी इंक्रीज होगी। अगेन हमारा ब्लड जब भी जितना ज्यादा फ्लो करेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन को ये लेके चलेगा, तो इससे क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो जो हमारे पास जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कंडीशन थी उससे हमने अगेन कॉप अप कर लिया। देन जेनेटिक एंड सेलुलर एक्लेमेटाइजेशन। हाइपोक्सिक कंडीशंस में क्या होता है, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनहेंसमेंट के साथ भी हमारी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की पूर्ति हो सकती है। देन ऑक्सीजन इनहेल्ड इज अल्टीमेटली यूज्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूसिंग द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल द एक्टिविटीज। क्योंकि हमें हायर एल्टीट्यूड्स में फैटीग फील हो रहा था, तो ये इससे चेकआउट हो सकता है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो उसको ऑक्सीजन उसने ली, और जो हमें बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड थी, क्योंकि ये ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, वो एनर्जी यहाँ पे हायर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ने हमें प्रोवाइड करवा दी। देन जेनेटिक लेवल पे अडेप्टेशन की बात करते हैं। चेस्ट साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अगर लॉन्गर टाइम तक लोग जो ज्यादा हाइट वाले एरियाज में रह रहे होते हैं उनका चेस्ट साइज इंक्रीज हो जाता है। एंड इट गिव्स हाई रेशियो ऑफ वेंटिलरी कैपेसिटी। हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, वेंटिलरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इससे भी हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई है वो एनहेंस्ड हो जाएगी। जैसे कि इसका काफी सारे जो हिली एरियाज में लोग रह रहे होते हैं या हायर एल्टीट्यूड्स में लोग रह रहे होते हैं, उनका जो चेस्ट साइज है वो इंक्रीज होता है। इसका एक्सेप्शन है हमारे नेपाल के शेरपास, उनका चेस्ट साइज इतना ज्यादा एनहेंस नहीं होता, बिसाइड्स बीइंग द फैक्ट दैट कि वो हाई एरियाज में, हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज में रह रहे होते हैं। Second type of genetic change आता है, the right part of the heart is greatly increased to supply the larger amount of the blood to the lungs for oxygen। हमारे ब्लड के दो पार्ट्स में, बेसिकली चार पार्ट्स होते हैं, इसको लेफ्ट एंड राइट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जो राइट पार्ट ऑफ द हार्ट है, इसकी जो सप्लाई है वो, इनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, इसलिए हमारी जो बॉडी, जो हमारा जो ये हार्ट है, ये हमारी लंग्स को जितना अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई करता है वो जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है। इससे भी हमारी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की कंडीशन को चेकआउट किया जा सकता है। देन लास्ट टाइप ऑफ चेंज जो इसमें आते हैं दैट इज कल्चरल एडेप्टेशन। कल्चरल एडेप्टेशन में हम डाइट में चेंज ला सकते हैं। डाइट ऐसी जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की अमाउंट हो, और जो ज्यादा कुछ हाईलैंडर्स होते हैं जैसे ब्राजील में जो रहते हैं, दे च्यू हर्बल लीव्स सो दैट उनका हीमोग्लोबिन का कंटेंट जो है वो इंक्रीज हो सके, और ये इसमें हेल्प करता है कि जो ये हीमोग्लोबिन है इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सके, ये ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सके, ताकि जितनी भी हमारे पास हायर एल्टीट्यूड्स पे ऑक्सीजन अवेलेबल है हम उसको एफिशिएंटली यूज कर सके, और हम अपनी जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है या
बॉडी की जो फर्दर रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर सके. So this was all about this chapter. If you like this series, if you like this chapter, please subscribe to my channel and keep following Anthro Adda for more such content. Thank you so much. Have a nice day and all the best for your preparation.